प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने टिफ़िन पाठ पढ़ा था, पाठ 17 टिफ़िन, जिसके लेखक है प्रेमजी पटेल और इसका साहित्य प्रकार है लघु कथा। तो हमने देखा था कि किस प्रकार टिफ़िन लघु कथा में पशु प्रेम के बारे में बताया गया है और परोपकार की जो भावना है अमथिमा की, वो हमारे सामने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेमजी पटेल ने रखी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिफ़िन लघु कथा आपको पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। इसके सवाल जवाब स्वाध्याय भी हमने एक वीडियो में देख लिए हैं, वो भी आपको नोट में लिख लेने हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हुए एक नए काव्य की शुरुआत करेंगे, काव्य 18 लघु काव्यों। तो लघु काव्यों यानी छोटे छोटे काव्य जिसके अलग अलग साहित्य स्वरूप है। ये कोई एक काव्य नहीं है। लघु काव्यों यानी ये बहुवचन में है, तो छोटी छोटी एक से ज़्यादा काव्य का शुमार इसमें हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे दूहा, उसके बाद हम देखेंगे मुक्तक और उसके बाद हम देखेंगे हाइकू। तो दूहा, मुक्तक, हाइकू ये तीन साहित्य प्रकार जो यहाँ दिए गए हैं, ये तीनों की मालूमात भी हम हासिल करेंगे और दिए गए जो दूहे हैं, मुक्तक है, हाइकू है, इनकी समझूती भी हम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि दूहा, तो दूहा क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। तो ये लोक साहित्यનો लघु काव्य प्रकार છે। जैसे हमने देखा कि लोकगीत होता है, तो ये किसी के ज़रिए बनाया नहीं होता है, कोई इसका सर्जनहार नहीं होता है, लेकिन वक्त के मुताबिक ये बरसों से चला आता है, लोगों के ज़रिए आगे बढ़ता है और इसमें थोड़ी तब्दीली भी आती रहती है। मैं लोकगीत की बात कर रही हूँ, जैसे कई लोकगीत समझाते वक्त मैंने आपको बताया था। तो ऐसे ही जो ये दूहा है, ये भी एक लोक साहित्य का लघु काव्य प्रकार है। ये लोक साहित्य है और उसका छोटा सा ये काव्य प्रकार है। इसकी विशेषताएं क्या है देखते हैं। બે લીટીના દુહામાં દ્રષ્ટાંતો દ્વારા વિચારો, લાગણીઓ અને ભાવ એવી રીતે રજૂ થાય છે કે તે લોક હૈયે વસી જાય છે। मतलब दूहा जो है वो 2 લીટી का होता है, लेकिन इसमें जो हमारी जीवन के जो भाव है वो बहुत ही सचोटता से दिए गए होते हैं और इसमें जो भी दृष्टांतों द्वारा यानी उदाहरण के ज़रिए, मिसाल के ज़रिए हमें जो ज़िंदगी के अच्छे विचार है, जज्बात है और ऐसे अलग अलग भाव को बहुत ही सुंदर तरीके से ये लोक साहित्य के जो लघु काव्य प्रकार है दूहा, इसमें बताया जाता है। इसीलिए ये छोटे होने के बावजूद भी लोगों के दिल में ये जल्दी से बस जाते हैं। तो दूहो એ લોક સાહિત્યનો લઘુ કાવ્ય પ્રકાર છે અને તે 2 લીટીનું હોય છે અને તેમાં વિચારો, લાગણીઓ અને જીવન ભાવને સચોટતાથી રજૂ कराय છે। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं दूहा। पहला दूहा। कड़वा होय લીમડા પણ શીતલ એની છાય, બાંધવ होय अबोलड़ा तोय पोतानी बाई। यहाँ क्या कहना चाहते हैं। कड़वा होय लीमड़ा, लीमड़ा यानी कि नीम का पेड़। आप सबको पता ही है कि नीम जो है वो बहुत ही कड़वा आता है। कभी गलती से या ऐसे ही प्रयोग करने के लिए आपने कभी इसके पत्ते अगर थोड़े से मुंह में लगा कर देखे होंगे तो ये बहुत ही कड़वापन इनमें होता है। तो कड़वाहट के लिए ये नीम जाना जाता है। लेकिन ये कड़वाहट के साथ साथ इसकी और एक विशेषता है कि चाहे ये नीम कितना ही कड़वा हो, लेकिन जो उसकी छाँव है वो दूसरे पेड़ के मुकाबले बहुत ही ठंडी होती है। ये जितना कड़वा है उतनी ही इसकी छाँव ठंडी है, ये उसकी विशेषता है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि चाहे नीम कड़वा क्यों न हो, लेकिन इसकी छाँव हमेशा ठंडक ही देती है। कड़वा होय લીમડા પણ શીતલ એની છાય। लीमड़ा कड़वा होता है नीम, लेकिन उसकी छाया यानी उसकी छाया जो है, उसकी छाँव जो है वो हमेशा हमें ठंडक देती है। ये उसकी विशेषता है। आगे क्या कहते हैं।
बांधव होय अबोलड़ा तोय पोतानी बाय। बांधव यानी भाईबंद, हमारे भाई भी हो सकते हैं या मित्र भी हो सकते हैं जो हमारे अपने हैं। तो यहाँ नीम के ज़रिए, नीम की मिसाल के ज़रिए यहाँ हमें कहना चाहते हैं कि भाई बंद में चाहे कितनी भी नाराज़गी हो, तकरार हो, एक दूसरे से गुस्सा हो, अबोलड़ा यानी बात नहीं कर रहे हो, बोलचाल बंद हो, लेकिन वक्त आने पर हमेशा भाईबंद एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जिस प्रकार नीम कड़वा होने के बावजूद ठंडी छांव देता है, उसी प्रकार भाईबंद भले ही एक दूसरे से नाराज़ हो, लेकिन वक्त आने पर वो हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। तो यहाँ नीम के पेड़ के ज़रिए यहाँ बहुत ही सुंदर बात हमारे सामने रखी गई है। आगे देखेंगे दूसरा दोहा। जे जन पामे पूर्णता ते कदी न फुलाए, पूरो घट छलकाए नहीं अधूरो घट छलकाए। यहाँ जैसे रूढ़ि प्रयोग में हमने देखा है कि अधूरो घड़ो छलकाए घड़ो, यानी जब हम पानी भरने का जो घड़ा होता है, अगर उसे हम अधूरा भरते हैं और उसको लेकर जब हम चलते हैं तो जो अधूरा भरा हुआ घड़ा है वो बाहर उसका पानी छलकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर घड़ा पूरा भरा हो तो उसका पानी स्थिर रहता है, वो बाहर छलकने की कोशिश नहीं करता है। तो यहाँ भी जैसे पहले हमने देखा कि नीम की पेड़ की मिसाल के ज़रिए हमें बात समझाई गई थी, ऐसे ही यहाँ जो ये पानी का घड़ा है, अधूरा घड़ा छलकता ज़्यादा है, ये बात हमें क्या समझाने के लिए कही है। तो जे जन पामे पूर्णता ते कदी न फुलाए। यहाँ क्या कहते हैं कि जिन लोगों में मतलब कि पूर्णता होती है, जो सच में मुकम्मल होते हैं, विनम्र होते हैं, तालीम हासिल करके, इल्म हासिल करके जो सच में संपन्न हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, वो कभी भी अभिमान नहीं करते हैं। ते कदी न फुलाई, यानी उन्हें अपनी तालीम का, अपने इल्म का, अपने ओहदे का कभी भी अभिमान, जो घमंड है, तकब्बुर है, वो नहीं आता। यही उनकी विशेषता है। तकब्बुर नहीं होना, यही उनकी पूर्णता साबित होती है। उसके मुकाबले जिनके पास कुछ नहीं होता है वो छलकने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, ये बताने की, ये जताने की कोशिश ज़्यादा करते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, चाहे वो इल्म हो, चाहे ओहदा हो या पैसा हो, धन संपत्ति हो। लेकिन यहाँ जो मुकम्मल इंसान होगा, जिसने सच में पूर्णता को पा लिया होगा, वो कभी भी दिखावा या ढोंग नहीं करेगा, न वो कभी बड़ी बातें करेगा। लेकिन जो अधूरा घड़ा है, जिसके पास सच में कुछ नहीं है, वो ज़्यादा छलकने की कोशिश करेगा, अपने आप को ज़्यादा मतलब के आला दर्जे का साबित करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं, आपको पता ही है कि हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी कितने विनम्र थे, पूर्णता भी थी इनमें, हर तरह से मुकम्मल थे, और इतनी बैरिस्टर की डिग्री होने के बावजूद भी उन्होंने सादगी भरा जीवन पसंद किया था। कभी भी दिखावा, ढोंग या रुतबे का उन्हें घमंड नहीं आया। तो यहाँ जे जन पामे पूर्णता ते कदी न फुलाई, यानी जिनके पास मुकम्मल सब कुछ होता है वो कभी भी घमंड नहीं करते हैं। उनकी सबसे बड़ी मिसाल यहाँ हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद, वो भी अपनी विनम्रता के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। तो इस प्रकार हमें भी हमारे पास जो है उसके लिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा विनम्रता से रहना चाहिए। अधूरे घड़े की तरह छलकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब दोहे हमने देख लिए, अब दूसरा साहित्य प्रकार देखेंगे, मुक्तक। तो यहाँ मुक्तक का अर्थ क्या होता है वो समझते हैं। यहाँ एक वाक्य में पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में कि मुक्तक एटले शू, तो आपको लिखना है मुक्तक एटले मोती। मुक्तक का अर्थ मोती होता है। मुक्तक મોતીની જેમ કદમાં નાનું હોવા છતાં તેમાં રહેલા વિચારને લીધે કિંમતી હોય છે। સામાન્ય રીતે મુક્તક 2 કે 4 पंक्तिનું હોય છે। यहाँ क्या कह रहे हैं कि मुक्तक का अर्थ मोती होता है, और मोती जिस प्रकार छोटा होता है, कद में, साइज़ में छोटा होता है, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। तो इसी प्रकार मुक्तक के अंदर जो भी विचार हमें दिया गया है वो भी बहुत ही
कीमती होता है और आम तौर पर मुक्तक जो होता है वो 2 या 4 पंक्ति का होता है, यानी 2 या 4 पंक्ति इसमें आती है। तो ये आपको याद रखना है। देखते हैं मुक्तक। तो सबसे पहले तो जो मुक्तक लिखते हैं उनका परिचय हम हासिल कर लेंगे। ये है शेख आदम आबूवाला। इनका जन्म 15/10/1929 में हुआ था और मृत्यु 20/5/1985 में हुई थी। शेख आदम મુલ્લા શુજાઇદ્દીન આબુવાલાનો જન્મ અમદાવાદમાં થયો હતો। ઇનકા જન્મ અમદાવાદ में हुआ था। તેઓ કેટલોક સમય પશ્ચિમ જર્મનીમાં રહ્યા। જર્મની में रहे कितना वक्त? વોઇસ ઓફ જર્મનીમાં હિન્દુસ્તાન રેડિયો વિભાગનું હિન્દી ઉર્દુ સર્વિસનું સંચાલન કર્યું। ગુજરાતી ગઝલના વિકાસમાં મુશાયરા પ્રવૃત્તિ દ્વારા તેમણે નોંધપાત્ર પ્રદાન કર્યું। यानी मुशायरों में भी अपनी गज़ल का प्रोग्राम करते थे, उसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। सरल बोलचालनी भाषा में लखायेली एमनी गज़लों खूब ज लोकप्रिय बनी है। बहुत ही लोगों को पसंद आई है इनकी गज़ल। चांदनी, सोनेरी लट तेमना गज़ल संग्रहो है। खुर्शी तेमनो कटाक्षनो काव्य संग्रह है। शेख आदम आबूवालाए जिंदगीनी खुमारी थी, बेफिक्राई थी, मौजथी केम जीवाय તે હૃદયસ્પર્શી રીતે मुक्तकना लघु स्वरूप द्वारा वर्णव्यू है। आगे के मुक्तक में हम देखेंगे, उसका यहाँ संक्षेप में भाव हमें बताया गया है कि अमे जिंदगीनी आगने पण बागमां फेरवीशुं अने मृत्यु लागमां आवशे तो बाथ बीड़ी ने बधा मोर्चा सर करशुं। ए भावमां गमे तेवी कठिन स्थितिमां पण नहीं हारवानो भाव कविए मार्मिक रीते प्रकट कर्यो छे। तो शेख आदम आबूवाला ने मुक्तक में क्या कहा है वो देखते हैं। अमने नाखो जिंदगीनी आगमां, आगने पण फेरवीशुं बागमां, सर करीशुं आखरे सौ मोर्चा, मौतने पण आववा दो लागमां। बहुत ही सुंदर बात कही है यहाँ। क्या कहते हैं कि अमने नाखो जिंदगीनी आगमां, यानी ज़िंदगी में आने वाली जो मुश्किलें हैं वो भी अगर हमारे सामने आ जाए तो भी हम वो मुश्किलों में खुश रहना सीख लेंगे और वो आग को भी हम बाग में तब्दील कर देंगे। यानी वो मुश्किल भरे वक्त में भी हम हमारे चेहरे से मुस्कान हटने नहीं देंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे और तब भी हम मुस्कुराते हुए ज़िंदगी जिएंगे। सर करीशु आखरे सौ मोर्चा, सर करीशु यानी पार करेंगे। एक के बाद एक जो भी मुश्किलें आती है वो एक के बाद एक हम उसे हल करते जाएंगे, उन मुश्किलों को पार करते जाएंगे। और अगर इन मुश्किलों के बाद मौत भी अगर हमें हमारे सामने आती है तो उसका भी हम डटकर सामना करेंगे, लेकिन ज़िंदगी में हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। जो भी चुनौतियाँ आती है, जो भी चैलेंज आते हैं, उसका अडगता से और हिम्मत से और खुशी खुशी हम उसका सामना करके उसे भी बाग में तब्दील कर देंगे। तो यहाँ जो ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलें हैं उससे न डरकर, हिम्मत से और खुश रहकर उसको मतलब कि बाग में तब्दील कर देना है, यानी कि उसे भी हल कर लेना है और एक के बाद एक सभी मुश्किलें सर करके हमें आगे बढ़ना है। ऐसा ये मुक्तक में कहा गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो 2 दूहे हमने देखे वो और एक मुक्तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।